नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 69 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में। और लेक्चर नंबर 69 पे चलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, मैं यूट्यूब पे जो कवरेज करा रहा हूँ ना, देखो 99.99% चांसेस है, ठीक है, 99.999% चांसेस है कि नो अदर यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, नो अदर यूट्यूब चैनल इज गोइंग टू गिव यू 100% कवरेज ऑफ सिलेबस, ठीक है ना। फिजिक्स ऑप्शनल का कोई तुम दूसरा चैनल देख लो, वो 100% कवरेज नहीं देगा, ठीक है ना। देयर इज वन पर्सन, देयर आर मेनी टीचर्स who are teaching IAS फिजिक्स ऑप्शनल ऑन यूट्यूब, बट आई गारंटी, ठीक है ना, आई गारंटी अगर मेरे जितना सिलेबस कवरेज किसी ने किया तो मेरा टेलीग्राम छोड़ देना, मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। मैं पूरा ही सिलेबस कवरेज करने वाला हूँ। इनफैक्ट ये पेपर 1 में 428 लेक्चर है। क्यों रखे हैं मैंने इतने सारे लेक्चर? दूसरों के फिजिक्स ऑप्शनल के चैनल जाके देखो बेटा, पता चलेगा कि ये 428 नहीं, उन्होंने 120 लेक्चर में ख़त्म कर दिया है। और वो भी 120 लेक्चर भी 4-4 मिनट के लेक्चर है, ठीक है ना। तो इस बात का तो विशेष ख्याल रखना कि बेटा पूरा फुल कवरेज अगर चाहिए ना तो मेरे ही चैनल पे मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है। बराबर है बेटा, वीडियो क्वालिटी ख़राब है, वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है ना। वीडियो एचडी नहीं है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। पर जैसे देखो क्या हो, अभी आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करते हो नहीं करते हो? टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करते हो, उसमें मूवी कई बार ख़राब क्वालिटी की मिलती है। टॉरेंट में कई बार मूवी फ्री में तो मिल जाती है लेकिन ख़राब क्वालिटी की मिलती है, ठीक है ना। उसकी वीडियो अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि एकदम 240p पे मिलती है फिल्म, कोई जैसे न्यूली रिलीज फिल्म है, बिल्कुल नई फिल्म रिलीज हुई है, तो टॉरेंट पे क्या है, वो एचडी में नहीं, पायरेटेड आती है, ठीक है ना। तो आप टॉरेंट से डाउनलोड करते हो तो क्या करते हो आप ऐसा ये देखते हो क्या, अगर आपको मूवी देखना है, फ्री में देखना है, ठीक है ना, सपोज आपको मूवी फ्री में देखना है, ठीक है, सपोज आपको मूवी, सॉरी देयर वाज सम डिस्टर्बेंस इन बिटवीन, ठीक है ना। तो देखो वीडियो एचडी वीडियो क्यों नहीं दे पा रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं रहने का कारण यह है कि आई एम वर्किंग इंडिविजुअली, आई एम नॉट वर्किंग विथ अ कंपनी। अगर मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा होता तो मेरे पास सॉफ्टवेयर होता, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर होता तो यही वीडियो एचडी दिखते तो बहुत लोग पसंद करते, ठीक है ना। पर अभी तो ये वीडियो एचडी नहीं है, ठीक है ना। सो इवन इफ दिस वीडियोज आर नॉट एचडी, फिर भी आप ये अज्यूम करके देखो इनको कि जैसे मैं टॉरेंट पे मूवी देखता हूँ, घटिया क्वालिटी की भी उसकी स्क्रीन घटिया क्वालिटी की भी दिखे, फिर भी मैं टॉरेंट पे मूवी देखता हूँ, पर पूरी मूवी मुझे समझ में आ जाती है टॉरेंट पे देखने के बाद, ठीक है ना। भला ही वीडियो एचडी ना हो, पर मूवी पूरी देखने का मजा ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, टॉरेंट पे। वैसा ही समझो कि ये भी आपको पूरा 100% कवरेज तो करा के देंगे, लेकिन वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो वो मैनेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही अज्यूम करके चलो कि मैं टॉरेंट से मूवी डाउनलोड किया हूँ, एकदम न्यूली रिलीज फिल्म। अब ये मत कहना कि टॉरेंट पे एकदम न्यूली रिलीज फिल्म बिल्कुल एचडी में मिल जाती है, नहीं, नो बेटा, एचडी में नहीं मिलेगी तुमको, ठीक है ना। वो जो होते हैं ना, क्या वो पायरेटेड मूवी, वो जो जाते हैं थिएटर में कैमरा लेके जाते हैं ना, वो लोग डालते हैं टॉरेंट पे। तो न्यूली रिलीज, जैसे कल ही कोई फिल्म रिलीज हो रही है सपोज, या आज रिलीज हुई है, उसका अगर तुमको टॉरेंट पे जाओगे तो एचडी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एचडी नहीं मिलेगी तुमको, ठीक है। तो ऐसी बात है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। और किसी का वीडियो कैसा दिख रहा है उसको जज नहीं किया जाता बेटा, उसका कंटेंट देखो फिर जज करो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? सो देखो, अभी
इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी यानी कि यूलर्स इक्वेशन हमें अभी करने हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमने पिछले क्लासेस में कर लिया था, और पिछला क्लास आपको लगा होगा कि थोड़ा एब्रप्टली बंद हुआ, लेकिन वो एब्रप्टली बंद नहीं हुआ है, वो पूरा वीडियो है, और वो ऐसा लगा होगा कि एब्रप्टली बंद हुआ, बट दैट्स नॉट एब्रप्टली, वो एब्रप्टली बंद नहीं हुआ है। और एक्चुअली आज मैं थोड़ा लड़खड़ा के बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं कल रात पूरा रात सोया नहीं हूँ, ठीक है ना। कल की रात में पूरा सोया नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मेरा आज थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी यानी कि यूलर्स इक्वेशंस, ठीक है ना। सो देखो यूलर्स इक्वेशन क्या है, दिस डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए टॉर्क, ठीक है ना। देखो ये बॉडी हो गई आपकी, इसका 1 पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो ये जो यूलर्स इक्वेशन है ये मोशन डिस्क्राइब करते हैं किसी रिजिड बॉडी का किसी टॉर्क के एक्शन के अंडर, ठीक है ना। कोई टॉर्क लग रहा है, अगर ये इसका 1 पॉइंट फिक्स्ड है इस बॉडी का, और इस बॉडी पे सपोज कोई टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे, जो न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन जिस तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन पे अप्लाई होते हैं, वैसे ही रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी के लिए आप यूलर की इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम और स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी दो प्रकार की फ्रेम हम लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो पहली फ्रेम है, पहले वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यू मस्ट ज्वाइन टेलीग्राम, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजता रहता हूँ, ठीक है ना। सो एनीवेज, ठीक है ना। सो देखो इसका 1 पॉइंट फिक्स्ड है इस बॉडी का, ठीक है, इस बॉडी का 1 पॉइंट फिक्स्ड है, और इस बॉडी का 1 पॉइंट फिक्स्ड है, और ये इसकी फ्रेम है सपोज, ठीक है ना, इस बॉडी की, ठीक है। और ये जो है ये बॉडी रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अब ये इस बॉडी में ये फ्रेम है, और ये बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो ये फ्रेम क्या हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई, क्योंकि ये बॉडी के साथ अटैच्ड फ्रेम है, ये बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ये बॉडी के साथ अटैच्ड वाली फ्रेम है, ठीक है ना। ये बॉडी के साथ अटैच्ड वाली फ्रेम है, तो ये क्या हो गई, बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट हो गई, ठीक है ना। लेकिन आपको स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट अगर बताना है तो स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन तो यही होगा, ठीक है ना, ओरिजिन यही होगा, लेकिन यही ओरिजिन होगा एग्जैक्टली, ठीक है, यही ओरिजिन होगा, लेकिन स्पेस के रेस्पेक्ट में, मतलब स्टेशनरी। इस बॉडी जैसी जैसी रोटेट कर रही है वैसी वैसी जो रोटेट करेगी फ्रेम, दैट विल बी बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। और जो स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होगा वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना, वो स्टेशनरी होगा। तो जब हमने कोरियोलिस फोर्स वगैरह जब डिस्कस किया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 16-17 के आसपास का कुछ है वो डिस्कशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस समय आई हैड डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो उसके लिए तो वो प्रीवियस लेक्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो शुरू से देखोगे तो फायदे का है, ठीक है ना। तो देखो, तो ये अभी देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम और स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। स्पेस, अभी देखो एन क्या है, ये अप्लाइड टॉर्क है, ठीक है। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना। तो एन इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये कैसे आया भाई साहब, ठीक है ना। आपको पता होगा कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है, ठीक है ना। जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, ठीक है ना। तो रोटेटरी मोशन में क्या होगा भाई, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। टॉर्क को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जी कुछ कुछ बुक्स में जी से भी रिप्रेजेंटेड मिल जाएगा टॉर्क, तो वो घबराना नहीं है कि जी क्या है और एन क्या है, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। कहीं कहीं टॉर्क को एन से दिखाया है, कहीं कहीं जी से दिखाया है, ठीक है ना। तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो आपका टॉर्क होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। सो टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सिमिलरली फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो फोर्स का रोटेटरी इक्विवेलेंट क्या है भाई, फोर्स का रोटेटरी इक्विवेलेंट है टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम का रोटेटरी इक्विवेलेंट क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का रोटेटरी इक्विवेलेंट एंगुलर मोमेंटम है, और फोर्स का रोटेटरी इक्विवेलेंट टॉर्क है, ठीक है ना। तो वहीं से ये वाला इक्वेशन आता है, एफ इक्वल टू
सॉरी एन इक्वल टू, यानी कि टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, सॉरी नॉट लीनियर, टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो वहीं से आता है, ठीक है ना। नाउ ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है, ये वाला, ये फॉर्मूला हम पिछले क्लासेस में डिराइव कर चुके हैं, ठीक है ना। पिछले क्लासेस में लेक्चर 17-18 में आई थिंक वी हैड डिराइव्ड दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन लेक्चर 17-18 वो नहीं देखा होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था, ऑपरेटर इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटर इक्वेशन को डिराइव करने पे हमने पाया था कि जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं किसी ऑपरेटर का स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन लोगे स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, वो इक्वल होता है डिफरेंशिएशन लोगे उसी क्वांटिटी का बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, प्लस उसमें ऐड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर विथ ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कोई मैं आर्बिट्ररी कोई वेक्टर डालना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो कोई भी वेक्टर डाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। मान लो मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर डाल दिया ए सपोज, ठीक है ना, ठीक है, तो ए डाल दिया, तो ये वेक्टर ए, ठीक है, तो ये वेक्टर ए, ठीक है, समझ में आ रही बात। इस तरीके का होता है ऑपरेटर इक्वेशन, मतलब मैं कुछ भी वेक्टर वहाँ डाल सकता हूँ, समझ में आ रही बात। सो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेस कोऑर्डिनेट, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन बॉडी कोऑर्डिनेट्स प्लस ओमेगा क्रॉस ए। समझ में आ रही ना बात। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ बॉडी एक्सिस, ठीक है ना, बॉडी एक्सिस के टर्म्स में देखो dl बाई डी टी स्पेस, ठीक है ना। अब देखो ये जो है बॉडी, अब ये बॉडी एक्सिस के टर्म्स में बोल रहा है। अभी देखो स्पेस एक्सिस, देखो आप यहाँ पे एल डाल के देखो, ठीक है ना, यानी कि एंगुलर मोमेंटम डाल के देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एल डाल के देखा, ये एल डाल के देखा, ठीक है ना। तो ये अब मुझे एक बात बताना, ये जो n इक्वल टू डी एल बाई डी टी है, ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। मतलब ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है एक प्रकार से, ठीक है ना। टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। जैसे कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम था, वैसे ही टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना। सो दिस इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ एज दिस इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, टेल मी वन थिंग, अगर ये रोटेशनल इक्विवेलेंट इन न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, तो बताना मुझे एक चीज कि अगर ये रोटेशनल इक्विवेलेंट है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, तो कौन से फ्रेम के लिए अप्लाई होगा ये? ऑब्वियसली इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई होगा तो ये जो आपको दिख रहा है डी एल बाई डी टी, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला ही इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई हो रहा है, और हमारी इनर्शियल फ्रेम क्या है, स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट इज आवर इनर्शियल फ्रेम एंड बॉडी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट इज आवर नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। तो इनर्शियल फ्रेम हमारी स्पेस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज एक्चुअली विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, राइट, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस होगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अगर मैं एल डाल दूँ, एल वेक्टर डाल दूँ, जैसे ए वेक्टर डाला था वैसे एल वेक्टर भी डाल सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, तो मैंने डाल दिया। जैसे ही मैं ये डालूंगा तो ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल आएगी भाई, ये वाली क्वांटिटी जो है ये टॉर्क के इक्वल आएगी, ठीक है ना। सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है ना। और फिर ये टॉर्क जो है इसके इक्वल है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रही क्वांटिटी डी एल बाय डी टी बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस एल, ठीक है ना। मतलब कि डिफरेंशिएशन, अब इसका मतलब समझा देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेस कोऑर्डिनेट
इज इक्वल टू टॉर्क, एंड दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन बॉडी कोऑर्डिनेट्स एंड प्लस ओमेगा क्रॉस एल, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। नाउ आप देख सकते हो क्लियरली कि n इक्वल टू ये आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज, ठीक है। जो पिछले स्लाइड में लिखा है उसी को बस इतने पार्ट को लिख दिया है, इतने पार्ट को अलग से लिख दिया, ठीक है ना। तो लिख दिया यहाँ पे भाई अलग से, ठीक है। नाउ वी नो दिस वेरी वेल कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है वो मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के टर्म्स में निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किसके इक्वल आता है आपके, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं। क्यों प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं भाई, क्योंकि जो हमारी बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात आपको, जो हमारी बॉडी रोटेट कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रही है ना, क्योंकि आपके प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे एक्सिस होते हैं जो बॉडी के साथ रोटेट कर रहे होते हैं। तो आपका जो एल है, ठीक है, इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के ऑफ डायगोनल एलिमेंट, व्हाट आर दिस I1 I2 I3 इक्वल टू, योर I1 इज इक्वल टू IXX, ठीक है ना, योर I2 इज इक्वल टू IYY, ठीक है, एंड योर I3 इज इक्वल टू IZZ, ठीक है ना। तो आपके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, एज यू आर टेकिंग द एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी कि IXY, IYX, IYZ, IZY, IXZ और IZX, ठीक है ना, ये सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका जो भी फलानी टर्म आती थी यहाँ पे वो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो योर एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना, I1 प्लस ओमेगा I1 ओमेगा एक्स आई कैप प्लस I2 ओमेगा वाई जे कैप प्लस I3 ओमेगा जेड के कैप, ठीक है ना, वेयर I1 I2 I3 रिप्रेजेंट IXX, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, समझ में आ रही बात मेरी। सो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही बॉडी को रोटेट कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम ही इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। नाउ dl/dt बॉडी अगर आप निकालने की कोशिश करते हो यहाँ से, तो डिफरेंशिएशन लोगे बोथ द साइड, ठीक है ना, क्योंकि आपने ये तो बॉडी के रेस्पेक्ट में लिखा है ना भाई। अरे भाई एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आपने प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखा, अभी बताया मैंने, तभी जो IXY, IYX यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया जितने भी थे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हुए। क्यों 0 हुए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट एल का वैल्यू लिखा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट लिखा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम एल का वैल्यू लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो दिस एल वेक्टर हैज बीन रिटन विथ रिस्पेक्ट टू होम, दिस हैज बीन रिटन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, दिस हैज बीन रिटन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखा गया है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि जो बॉडी के साथ रोटेट कर रही है उस फ्रेम में लिखा गया है, बॉडी के साथ रोटेट कर रही है उस फ्रेम में लिखा गया है, यानी कि किस फ्रेम में लिखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट लिखा गया है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे एक्सिस होते हैं जो बॉडी के साथ रोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो यूर एल इज बेसिकली विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर एल विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना, ये एल यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखा गया है तो dl/dt विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी यानी कि ही
विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है तो बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, यानी कि बॉडी के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। तो dl/dt बॉडी विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन लोगे क्योंकि ये बॉडी के टर्म्स में लिखा गया है ना। हाँ, इन केस अगर ये बॉडी के टर्म्स में ना लिखा जाता एंगुलर मोमेंटम, अगर ये स्पेस कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख देते तुम एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम L अगर तुम स्पेस कोऑर्डिनेट में लिख देते, बॉडी कोऑर्डिनेट में ना लिख के स्पेस कोऑर्डिनेट में लिख देते अगर, तो ये फॉर्मूला वैलिड ना होता, यहाँ जो स्टेप की ये वैलिड ना होती। पर चूंकि हमने बॉडी के रेस्पेक्ट में लिखा है, बॉडी के रेस्पेक्ट में यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया के रेस्पेक्ट में लिखा है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखा है, ऐसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखा है जो बॉडी के साथ रोटेट कर रही है, तो ये इसका जब डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो बॉडी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन आएगा। समझ में आ रही ना बात? सो दैट्स वाई दैट हैज बीन रिटन एज dl/dt बॉडी, ठीक है ना। सो dl/dt बॉडी, सो लिखा है यहाँ पे dl/dt बॉडी, ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। dl/dt बॉडी इज इक्वल टू बोथ द साइड डिफ्रेंसिएशन लोगे I1 d⍵x/dt i कैप प्लस I2 d⍵y/dt j कैप प्लस I3 d⍵z/dt k कैप, ठीक है ना। अब ये I1 I2 I3 क्यों बाहर आ गए भाई डिफ्रेंसिएशन के? क्योंकि आप अगर एक्सिस फिक्स रखते हो तो उसके अबाउट I का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट तो फिक्स होगा। तो अगर एक्स आपने प्रिंसिपल एक्सिस 1 बोली तो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो टाइम के साथ चेंज थोड़ी होगा, ठीक है ना। सेकेंड मूव जिसको यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंसिएशन है, तो अगर I1 का वैल्यू निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम I1 चेंज नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम I2 भी चेंज नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम I3 भी चेंज नहीं होगा। सो एज दीज थ्री थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, सो क्लियरली वी कैन सी दिस कि एज दीज थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, तो क्या देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कि ये डिफरेंशिएशन के सिंबल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट्स है ना, ठीक है ना। जैसे आपका मास बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के सिंबल के, वैसे ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आखिर मास का ही रोटेशनल इक्विवेलेंट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास का ही रोटेशनल इक्विवेलेंट यदि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इट शुड कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है ना, क्योंकि वो एक प्रकार का नॉन वेरिंग थिंग है, ठीक है ना, चेंज ना होने वाली चीज़ है। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ d⍵x/dt इसको d⍵y/dt इसको d⍵z/dt इसको मैं ω_x डॉट, ठीक है ना, ω_y डॉट और ω_z डॉट ऐसा लिखूंगा, जानबूझ के लिखूंगा, ठीक है ना, ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया उनको डॉट के रेस्पेक्ट में, डॉट के टर्म्स में उनको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो डॉट के रिप्रेजेंट किया, जिसको इक्वेशन नंबर 3 बनाया, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वीडियोस को, जैसे आपने वीडियो को ओपन किया, वो सपोज 144p पे या 240p पे अगर वीडियो चालू हुआ है तो कृपया उसको 480p या 720p पे ले जाएं, तो तभी इस वीडियो का आनंद ले पाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना बात? 240p 144p पे कोई आनंद नहीं है भाई वीडियो देखने का, ठीक है ना। तो ये डॉट नहीं दिखेंगे इसलिए बोल रहा था मैं, ये ω_x के ऊपर डॉट है, ये ω_y के ऊपर डॉट है, ये ω_z के ऊपर डॉट है। समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ ω×l, ठीक है ना, देखो ω×l, ठीक है। सो ω×l ये है, ठीक है, ये ओमेगा है, कहाँ गया ओमेगा किसके इक्वल है आपका, देखो ना, ओमेगा आपका किसके इक्वल है, ω_x i कैप प्लस ω_y j कैप, ठीक है ना, ω_y j कैप प्लस ω_z k कैप, इसके इक्वल है ना भाई आपका ओमेगा। और L किसके इक्वल है, LX i कैप प्लस LY j कैप प्लस LZ k कैप, ठीक है ना।
ये तो पता ही होगा। एवरी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के कंपोनेंट्स। समझ में आ रही बात। सो ओमेगा को लिख दिया ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। एल को लिख दिया एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। समझ में आ रही बात। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखने में डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, नाउ इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हो भाई, देखो कैसे निकालते हो। ठीक है, आप ये वाला रो लोगे, ये वाला कॉलम लोगे पहले तो, ठीक है ना, तो आई लिखोगे। ठीक है, और ओमेगा वाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, तो लिख दिया वही चीज़। ठीक है ना, फिर दूसरे नंबर पे क्या करोगे, जे वाला कॉलम और रो कैंसिल करोगे। ठीक है, छुपाओगे। ठीक है ना, जे वाला कॉलम और रो छुपाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस जे, ठीक है ना, माइनस जे के कैप ओमेगा एक्स, ठीक है ना, ओमेगा एक्स एल जेड माइनस ओमेगा जेड एल एक्स, ऐसा आएगा ना। समझ में आ रही बात। फिर ये माइनस साइन को अंदर ले जाओगे, ठीक है ना, तो ये आएगा। समझ में आ रही बात। तो यही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो ओमेगा एक्स एल जेड ओमेगा जेड एल एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन को अंदर ले जा लिया। समझ में आ रही बात, क्योंकि जो जे है आई पॉजिटिव से खुलता है। ठीक है ना, देखो जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखते हो तो यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ निगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, मतलब आप आई के सामने पॉजिटिव लिखते हो, जे के सामने निगेटिव लिखते हो और के सामने पॉजिटिव लिखते हो। समझ में आ रही बात। नाउ के कैप सिमिलरली ये देख सकते हो। समझ में आ रही बात। तो इससे इसका जाएगा, ठीक है, इससे इसका जाएगा। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द थिंग विच यू गॉट। समझ में आ रही बात। सो इन दिस वे यू नीड टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ ओमेगा क्रॉस एल। ठीक है ना, ओमेगा क्रॉस एल का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। नाउ जो आपका डी एल बाई डी टी बॉडी मिला है ये, ठीक है, और ये जो मिला है ओमेगा क्रॉस एल यहाँ से ये, ठीक है, इनको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है ना, सो इक्वेशन नंबर 2 में इसको डाल दोगे तो यू विल नो दिस वेरी वेल कि इन दोनों का एडिशन लिखा जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन 2 में अगर इसको डाल दोगे तो क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा इक्वेशन 2 में डाल दोगे तो बताओ। इक्वेशन 2 में हम बेसिकली यूलर के इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्लस ये इतना पूरा मसाला, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना है, ये पूरा मसाला प्लस ये पूरा मसाला इज इक्वल टू क्या है, एन वेक्टर के बराबर है, यानी कि टॉर्क वेक्टर के बराबर है। ठीक है ना, अगर ये पूरा मसाला प्लस ये पूरा मसाला टॉर्क वेक्टर के बराबर है तो मुझे एक बात बताना कि आपका टॉर्क वेक्टर का एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, फिर बताना। टॉर्क वेक्टर का एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा, ठीक है ना, एन एक्स। देखो आप पहले ये देखो, जान जाओ इस बात को। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, हालांकि वो उतना साफ सुथरा नहीं दिखेगा लेकिन मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, ये देखो, ये जो इतना जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको प्लस करो और ये जो है ना ये यहाँ पे डालो। ठीक है, तो ये पूरी चीज को वहां पे डाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, क्या मिलेगा, ये चीज यहाँ लिख दोगे तो आप ये चीज क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि एन वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये चीज यहाँ पे लिखी है सपोज, ठीक है ना, ये पूरी चीज ये गोले में जितनी है तो एन वेक्टर के इक्वल है। नाउ एक्स कंपोनेंट बोला अगर मैंने एन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना, वेक्टर साइन हट जाएगा, एक्स कंपोनेंट बोला, एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, ये प्लस इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, आई कैप वाले टर्म क्या डिनोट करते हैं, एक्स कंपोनेंट डिनोट करते हैं। जे कैप वाले टर्म क्या डिनोट करते हैं, वाई कंपोनेंट डिनोट करते हैं। के कैप वाले टर्म क्या डिनोट करते हैं, जेड कंपोनेंट डिनोट करते हैं। समझ में आ रही ना बात। सो योर एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा एक्स डॉट। ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा भाई आपका, बताओ। देखो ना आपका एक्स कंपोनेंट ये प्लस ये आपका एक्स कंपोनेंट होगा।
ये प्लस ये आपका वाई कंपोनेंट होगा, ये प्लस ये आपका जेड कंपोनेंट होगा। समझ में आ रही ना बात? तो वही तो चीज़ें लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना। सो योर एन एक्स केम आउट टू बी लाइक दिस, ठीक है ना। ठीक है, नाउ यहाँ पे और एक मॉडिफिकेशन किया है कि आप एल जेड और एल वाई जो है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस, उसको क्या लिख सकते हो भाई? एल जेड को लिख सकते हो आप आई जेड जेड ओमेगा जेड, ठीक है ना। और एल वाई को क्या लिख सकते हो बताओ? आई वाई वाई ओमेगा वाई के बराबर लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जब भी रोटेशन होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने पे जो आपका एल इक्वल टू आई ओमेगा वाला फॉर्मूला वापरा जा सकता है, ठीक है ना, यूज किया जा सकता है। एल इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, एल इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है जब रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो, ये बताया था मैंने। अब यहाँ रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो एल इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आ रही है बात? तो एल इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला यूज कर दोगे तो एल जेड विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, यानी कि आई जेड जेड मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो आई जेड जेड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा जेड यानी कि एल जेड आया, आई वाई वाई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा वाई यानी कि एल वाई आया, ठीक है ना। तो एल जेड की जगह पे ये डाल दो, ठीक है। नाउ आई जेड जेड को आई थ्री लिख सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले। तो आई जेड जेड को आई थ्री लिख दिया, आई वाई वाई को आई टू लिख दिया, ठीक है ना। तो वही किया है बस यहाँ पे, ठीक है। तो इस टर्म्स में लिख दिया, ठीक है ना। तो एन एक्स आपका वैल्यू आया इसके इक्वल, ठीक है। तो एन एक्स किसके इक्वल आ रहा है आपका? आई ओमेगा एक्स डॉट प्लस ओमेगा वाई आई थ्री ओमेगा जेड माइनस ओमेगा जेड आई टू ओमेगा वाई, ठीक है ना। तो यहां से आपका और कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकल रहा है भाई आपका? बताओ, देखो दोनों उस फॉर्मूले को गौर से देखो। एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है ना, एन एक्स यानी क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क है ना। अब आप यहां से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। ओमेगा वाई ओमेगा जेड ये कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो ओमेगा वाई ओमेगा जेड कॉमन निकाल लिया तो आई थ्री माइनस आई टू आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड ओमेगा वाई इसको कॉमन निकालोगे तो आई थ्री माइनस आई टू आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। समझ में आ रही बात मेरी? तो एन एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आई वन ओमेगा एक्स डॉट, ठीक है ना, आई वन ओमेगा एक्स डॉट प्लस आई थ्री माइनस आई टू ओमेगा वाई ओमेगा जेड। समझ में आ रही ना बात? समझ में आ रही बात? एंड सिमिलरली एन वाई किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एन वाई किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? इसी के जगह देखो ना, अभी देखो सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एन एक्स तो इसके इक्वल आया, ठीक है ना। अब ये पूरी प्रोसीजर से अगर आप जाओगे तो आपको एन वाई इसके इक्वल मिलेगा और एन जेड इसके इक्वल मिलेगा, ठीक है ना, जो ए बी सी इक्वेशन यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। तो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। इसका याद रखने का तरीका ऐसा है कि जब भी एक्स कंपोनेंट लिखोगे टॉर्क का तो पहला टर्म एक्स का आएगा, जब भी वाई कंपोनेंट लिखोगे टॉर्क का तो पहला टर्म वाई का आएगा, वाई डॉट वाला आएगा इन्हें, ठीक है ना। और जेड कंपोनेंट लिखोगे टॉर्क का तो पहला टर्म जो है वो जेड वाला आएगा, ठीक है ना। तो पहला टर्म तो फिक्स हो गया कि आई वन ओमेगा एक्स डॉट आई टू ओमेगा वाई डॉट, ठीक है, और आई थ्री ओमेगा जेड डॉट, ये तो पहला टर्म फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये दूसरे टर्म का विचार करना है हमें, बराबर है। अगर दूसरे टर्म का हमें विचार करना है तो बताना मुझे। अगर x लिख रहे हो आप, ठीक है ना, x के टर्म्स में लिख रहे हो तो आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। आप देखो अगर x है, x को आप 1 पकड़ लो, ठीक है ना, x को आप 1 पकड़ लो। ऐसा समझो कि x y और z है, 1 2 और 3 है, ठीक है। अब आप अगर 1 और x एक साथ जाएंगे, y और 2 एक साथ जाएंगे, z और 3 एक साथ जाएंगे। इसको याद कैसे रखना वो बता रहा हूँ बेसिकली। तो I1 आएगा तो इधर I3 माइनस I2 आएगा, ठीक है ना। इधर I2 आएगा तो जो इधर आया है वो इधर नहीं आएगा, ठीक है ना। जो इधर आया है वो इधर नहीं आएगा, जो इधर आया है वो इधर नहीं आएगा।
समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच यू कैन राइट, ठीक है ना। अब जो सबस्क्रिप्ट में बड़ा होगा, ठीक है ना, एक्स और जेड के लिए, ठीक है, एक्स और जेड के लिए जो सबस्क्रिप्ट में बड़ा होगा, सबस्क्रिप्ट में बड़ा क्या है, 3 बड़ा है ना, सबस्क्रिप्ट में 3 बड़ा है, तो 3-1 आएगा। जैसे एक्स के लिए 3-2 आया है, ठीक है ना, तो एक्स के लिए 3-2, जेड के लिए 2-1, ठीक है ना। पर वाई के लिए 1-3, 1-3 क्यों? क्योंकि वाई के केस में ये जे जो है ये माइनस साइन से खुल रहा था, ठीक है ना, और आप अल्टीमेटली इनका और इनका एडिशन कर रहे हो, और जे जो है आपका माइनस साइन से खुल रहा है। समझ में आ रही है ना बात। जे अगर माइनस साइन से खुल रहा है और आप इन दोनों का एडिशन कर रहे हो, देखो यहाँ गौर से, ठीक है ना, आपका जे जो है यहाँ से ये माइनस साइन से खुल रहा है, ठीक है ना, आपने माइनस अंदर डाला बेसिकली, तो टर्म इंटरचेंज हो गए और ये इससे आप ऐड कर रहे हो। समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली यू विल हैव टू बेसिकली क्या करना होगा आपको, यू विल हैव टू बेसिकली राइट, ये डिटर्मिनेंट जे में माइनस से खुलता है, इसलिए I3 माइनस I1 नहीं, I1 माइनस I3 लिखना पड़ेगा। y के लिए स्पेशलिटी ध्यान रखें, क्योंकि y को j से कंपेयर करें और माइनस साइन के साथ याद रखें, यानी कि I1 माइनस I3 याद रखें इंस्टेड ऑफ I3 माइनस I1, ठीक है ना। और z एज यूजुअल है, z में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि z करस्पॉन्ड्स टू k, तो I2 माइनस I1 आएगा। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। नाउ x जो है nx यानी कि आपका ये है, ठीक है ना, x कंपोनेंट ऑफ टॉर्क है, तो ओमेगा वाई ओमेगा जेड आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये y कंपोनेंट ऑफ टॉर्क है, तो ओमेगा जेड ओमेगा x आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो यहाँ आता है वो यहाँ नहीं आता है, जो यहाँ आता है वो यहाँ नहीं आता है, जो यहाँ आता है वो यहाँ नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ z आ गया तो वहाँ xy आएगा, यहाँ y आ गया तो वहाँ zx आएगा, यहाँ x आ गया तो वहाँ yz आएगा। समझ में आ रही ना बात। इस तरीके से आपको यूलर के इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखने। समझ में आ रही बात। सो दिस आर द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन विच हैव बीन आस्क्ड टू डिराइव, ठीक है ना। यूपीएससी के पास 30 ईयर के PYQ डाउनलोड करोगे फिजिक्स ऑप्शनल के, तो यूलर के इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अपना ख्याल रखें और जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स भेजता रहता हूँ।